हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज से जो है हम अपनी सीडीपी की प्रैक्टिस सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर रही हैं। हम जो है लेवल 3 की सीडीपी के क्वेश्चंस करेंगे। मेरे पास जो है 2018 से लेके 2023 तक के सभी पेपर्स हैं। आज जो है हम 2018 का पेपर डिस्कस करेंगे और उसकी कंप्लीट सीडीपी जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है सीडीपी में 30 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तो जो है आज हम उन 30 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो आपको दिख भी रहा होगा कि ये जो है 2018 का जो है इकोनॉमिक्स का पेपर है, ठीक है। तो इसकी जो है हम सीडीपी जो है डिस्कस करेंगे। देखो सीडीपी जो मैथ्स, रीजनिंग और जो कॉमन सेक्शन जो होता है वो हर एक एग्ज़ाम का सेम होता है, और जो हमारा सब्जेक्ट कंसर्न होता है वो सबका डिफरेंट होता है, ये तो आप सबको पता ही है। तो लेट्स गेट स्टार्ट। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नांकित में से कौन सी संकल्पना सुप्रसिद्ध बोबरडोल प्रयोग से संबंधित है। देखो बोबरडोल का प्रयोग किसने किया था। बोबरडोल एक्सपेरिमेंट जो है वो किसने किया था, एल्बर्ट बंडूरा ने। तो जो एल्बर्ट बंडूरा की जो थ्योरी है उसका कंसेप्ट किस पर बेस्ड था, ये हमें बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम फेमस बोबरडोल एक्सपेरिमेंट। तो जो एल्बर्ट बंडूरा है उन्होंने जो बोबरडोल एक्सपेरिमेंट किया था उसमें क्या किया था, एक बोबरडोल थी उनके पास, उन्होंने क्या किया था, उसको बच्चों के सामने प्रेजेंट किया था, और बच्चे जो है उसको कैसे सीख रहे थे, उसको ऑब्जर्व करके जो है वो सीख रहे थे। तो कौन सी थ्योरी यहाँ से निकल कर आती है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी जो है यहाँ से निकल कर आती है। इंसाइटफुल लर्निंग, फर्स्ट ऑप्शन जो है इंसाइटफुल लर्निंग। इंसाइटफुल लर्निंग की बात कौन करता है, गेस्टाल्टवादी करते हैं। मोरल डेवलपमेंट की बात कौन करता है, हमारे कोहलबर्ग करते हैं। और कंडीशनिंग रिस्पॉन्स की अनुबंधित अनुक्रिया की बात कौन करता है, इवान पावलोव जो है वो बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, बोबरडोल एक्सपेरिमेंट किसने किया था, वो क्या था, एल्बर्ट बंडूरा ने। और इसमें ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है वो सिखाई गई थी, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस के थ्रू जो है बच्चों को सिखाया गया था। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रायड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के लैंगिक अवस्था का आयु विस्तार एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की निम्नांकित में से किस अवस्था के समतुल्य है। इन्होंने कहा कि द एज रेंज ऑफ जेनेटल स्टेज ऑफ फ्रायड थ्योरी, जो फ्रायड की जो थ्योरी थी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, वो किसके समान थी, कि एरिक्सन की कौन सी थ्योरी, जो एरिक्सन की थ्योरी थी साइकोसोशल डेवलपमेंट, उसकी कौन सी स्टेज के सिमिलर थी, ये चीज़ जो है उन्होंने पूछा है। तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, या आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। तो देखो जो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न है, जो हमारी 4th स्टेज जो है यहाँ पर आती है, ठीक है। जो हमारा 4th ऑप्शन है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न, उसमें क्या होता है, इसमें आयु विस्तार होता है, ठीक है। क्या होता है इसमें, आयु विस्तार जो है इसमें होता है। किशोरों का यह महसूस करना कि सभी मेरी ओर देख रहे हैं को संज्ञा दी जा सकती है, कि द फीलिंग ऑफ एडोलसेंस एवरीवन इज लुकिंग एट मी कैन बी टर्म्ड एज। देखो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, किशोर अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो उनको क्या लगता है, सबको मतलब सभी को लगता है, जब हम अपने टीनेज में थे हमें भी बहुत बार ये लगता था कि वो ना मेरी तरफ देख रहा है, वो मेरी तरफ देख रही है, तो ये हमें लगता था। तो ये टर्म जो है वो किस तरफ जो है इंगित करते हैं, ये टर्म को हम क्या बोलते हैं, ये हमें बताना है। पर्सनल फेबल, इमेजिनरी ऑडियंस, एनोरेक्सिया नर्वोसा, या बुलिमिया नर्वोसा। तो ये हम क्या बोलते हैं, इसको इमेजिनरी ऑडियंस जो है बोलते हैं, कि बच्चा जो है वो काल्पनिक दर्शक होता है। इसमें क्या करता है बच्चा, इमेजिन करता है ना, क्या करता है इसमें, इमेजिन करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अनुपयुक्त व्यवहार। अच्छा इसका मैंने आंसर टिक नहीं किया, इसका आंसर आ जाएगा 2, काल्पनिक दर्शक जो है यहाँ पर बच्चा होता है। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ, जो हमारा अनुपयुक्त व्यवहार विश्लेषण है वो किस सिद्धांत पर जो है वो आधारित होता है। तो अप्लाइड बिहेवियर किसने दिया था, अप्लाइड बिहेवियर के बारे में कौन बताता है, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंसाइटफुल लर्निंग, या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो जो हमारा अप्लाइड बिहेवियर होता है वो होता है हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग में। तो जो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है ये किसने दी थी, BF स्किनर ने दी थी,
क्लासिकल कंडीशनिंग इवान पावलोव ने दी थी। इंसाइटफुल लर्निंग ये किसने दी थी? गेस्टाल्टवादी ने दी थी। और ऑब्जर्वेशनल ऊपर अभी हमने पढ़ा कि जो अल्बर्ट बंडूरा थे उन्होंने ऑब्जर्वेशन लर्निंग की बात जो उन्होंने की थी। उनकी थ्योरीज अलग अलग हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है उनकी टर्म्स जो है वो यहाँ पर बताई गई थी। युवा किशोरों की यह मान्यता है कि वे पूर्णतः किसी अन्य व्यक्ति से भिन्न हैं को जाना जाता है। यंग टीन एजर्स ऑफन बिलीव दैट दे आर कंप्लीटली अनलाइक एनीवन एल्स। दिस फिनोमिनन इज नोन एज, कि एक युवा किशोर है वो ये मानता है कि वो दूसरे व्यक्ति से क्या है, डिफरेंट है। तो इसको हम क्या मानते हैं? पर्सनल फेबल, इमेजिनरी ऑडियंस। इमेजिनरी ऑडियंस तो अभी अभी हमने पढ़ा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। उसमें क्या होता है कि दूसरा व्यक्ति जो है मुझे देख रहा है। सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन में क्या होता है कि उसको खुद को किसी चीज़ का रियलाइज होता है, ज्ञान होना किसी चीज़ का, खुद के बारे में ज्ञान होना। सेल्फ डिस्क्लोजर, खुद के बारे में ही मतलब कि जानना, इसमें भी यही चीज़ होती है। तो ये क्या होता है कि किसी व्यक्ति से वो क्या है, डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट है। तो ये उसका क्या माना जाता है? पर्सनल फेबल उसका माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरीक्षणात्मक अधिगम के 4 तत्वों का सही क्रम क्या है? व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 4 एलिमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का सीक्वेंस जो है हमें ये बताना है। तो देखो, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? किसी चीज़ को ध्यान से सुनना पड़ता है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? अटेंशन चाहिए। जब हम किसी चीज़ को ध्यान से सुनेंगे, अटेंटिवली उस चीज़ को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसको सुनने के बाद हमें क्या करना पड़ता है? अपने माइंड में उसको रिटेन करना पड़ता है। ध्यान से तो आपने सुन लिया, अब उसको अपने दिमाग में बिठाना भी तो है ना। जैसे कि अब मान लो मैं पढ़ा रही हूँ, अब आप क्या कर रहे हो? अटेंटिवली इसको सुन रहे हो, लेकिन सुनना ही काफ़ी नहीं है, आपको क्या करना है? इसको अपने दिमाग में रिटेन करना है। रिटेन करने के बाद आपको क्या करना है? जब आप इसको रिवाइज करोगे, तो रिप्रोड्यूस भी तो करोगे ना, एक बार रिवाइज करोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन भी जिसको हम कहते हैं। अगर मान लो आपने सही किया तो आपको क्या मिलता है? अंदर से मोटिवेशन मिलती है। मैंने जो है टीजीटी में भी ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आया था, वहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया था। मैंने कहा था कि आप इसके थ्रू भी इसको याद कर सकते हैं। कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सपोज करो आप कोई जो है डिश बनानी है आपको, तो आप क्या कर रहे हो? आप यूट्यूब पे गए, तो आपने क्या किया? यूट्यूब पे एक वीडियो देखी, पहले आपने उसको बड़े ध्यान से आपने उसको देखा, ठीक है। फिर आपने क्या किया? उसको अपने माइंड में देखा, बिठाया कि अच्छा पहले मुझे सब्जियां लेनी है, फिर उसको मुझे ऐसे करना है, फिर मुझे कुकर में डालना है। इस तरीके से आपने उसको अपने दिमाग में बिठा लिया। फिर आपने क्या किया? खुद किचन में गए और उस चीज़ को बना करके देखा, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ? आपने अपने पेरेंट्स को खिलाई, अपने फ्रेंड्स को खिलाई। आपके फ्रेंड्स ने क्या बोला? यार ये तो बहुत अच्छे बनी है, यार ये तो ये है वो है। तो आपको अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, तो उससे आपको क्या मिला? मोटिवेशन मिला। तो इस तरीके से क्या होता है? ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के क्या है? 4 एलिमेंट है। तो अब आपको याद हो गए होंगे, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा कथन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है? Which of the following statement is not true about the theory of cognitive development given by the जीन पियाजे? कि जीन पियाजे ने जो है कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर नहीं दी है, ये हमें बताना है। ओके, देखो, यह इस मान्यता पर आधारित है कि विकास एक असतत प्रक्रिया है, कि इट बिलीव्स दैट डेवलपमेंट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। कि हमें यह बताना कि कौन सा कथन जो है विकास के बारे में सही, संज्ञानात्मक विकास के बारे में सही नहीं है, ये हमें बताना है। चलो जी देखते हैं, ठीक है। कि जीन पियाजे ये मानते हैं कि डेवलपमेंट जो है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, सॉरी। जीन पियाजे ये मानते हैं कि ये एक डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ओके, यह इस मान्यता पर आधारित है कि बच्चे सम्मिलन एवं आत्म साथीकरण द्वारा सीखते हैं। इट अज्यूम्स दैट चिल्ड्रन लर्न थ्रू एसिमिलेशन एंड एक्मोडेशन। ये बात तो जो है बिल्कुल ठीक है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि विकास एक जो है सतत प्रक्रिया है, डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। यह इस मान्यता पर आधारित है कि संज्ञानात्मक विकास 4 चरणों में। तो देखो, ये बात तो जो है हमें दोनों पता है कि ये बात तो जीन पियाजे ने कही थी कि एसिमिलेशन और एक्मोडेशन से बच्चे सीखते हैं, और जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें 4 डिफरेंट स्टेजेस होती है। ये बात तो सबको पता है, ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब डाउट किस में बनेगा? इस वाले में और इस वाले में। तो देखो, जो जीन पियाजे थे ना, उन्होंने कहा था कि जो हमारा डेवलपमेंट है ना
वो एक डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है, मीन्स कि विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है। विकास जो है वो क्या है, रुक जाता है बीच बीच में, ये जो है जीन पियाजे मानते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है कि डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये जो है जीन पियाजे नहीं कहते, ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवन स्पेस क्षेत्र की संकल्पना एक भाग है। द कंसेप्ट ऑफ लाइफ स्पेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ स्पेस की बात कौन करता है, कूट लेविन बात करते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑप्शन देख लेते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग, देखो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको जो है आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, और क्वेश्चन देखना है और पढ़ते ही आंसर करना है। ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, ऐसे क्वेश्चंस तो जो है आपको अब तक रट जाने चाहिए कि लाइफ स्पेस थ्योरी किसने दी, ये चीज़ें तो जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग देखते ही पता चल जाना चाहिए, इवैन पावलोव। ऑपरेंट कंडीशन B.F. स्किनर। इंसाइटफुल थ्योरी, लर्निंग थ्योरी गेस्टाल्ट हुआ थी, है ना। लेविन फील्ड थ्योरी ये किसने दी थी, कूट लेविन ने लाइफ स्पेस थ्योरी दी थी, है ना। फील्ड थ्योरी भी जिसको हम कहते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4, इसका आंसर जो है राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नकारात्मक पुनर्बलन एवं दंड में जो है क्या संबंध है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। इन दोनों में रिलेशन हमें बताना है कि बोथ टेंड टू स्ट्रेंथन आवर रिस्पॉन्स, कि दोनों जो है किसी अनुक्रिया को सुदृढ़ बनाते हैं। भाई ऐसा तो नहीं है दोनों किसी अनुक्रिया को कमज़ोर बनाते हैं, ऐसा भी नहीं है कि नकारात्मक पुनर्बलन होगा तो रिस्पॉन्स जो हमारा वीक हो जाएगा, ऐसा किसने कहा, ऐसा तो नहीं है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट स्ट्रेंथन्स अ रिस्पॉन्स वेयर एज पनिशमेंट वीकन्स अ रिस्पॉन्स, कि जो नकारात्मक पुनर्बलन है वो किसी अनुक्रिया को दृढ़ बनाता है, जबकि दंड जो है किसी अनुक्रिया को क्या करता है, कमज़ोर बनाता है। ये बात जो है बिल्कुल ठीक है। देखो पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट देना एक अलग चीज़ है और पनिशमेंट देना एक अलग चीज़ है। रीइंफोर्स नेगेटिव, देखो हमने जो है रीइंफोर्समेंट पढ़ा था, 2 टाइप्स का रीइंफोर्समेंट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो होते हैं ये क्या करते हैं, जो हमारा रिस्पॉन्स होता है उसको क्या करते हैं, स्ट्रेंथ करते हैं, उसको स्ट्रेंथन मतलब कि उसको मजबूती देते हैं, ठीक है, दृढ़ बना देते हैं। लेकिन जो पनिशमेंट है, जब हम बच्चे को पनिश करेंगे तो वो क्या करेगा, उसके रिस्पॉन्स को क्या कर देगा, वीक कर देगा, ना कि उसके रिस्पॉन्स को स्ट्रेंथ करेगा, है ना। जब हम पनिशमेंट दे रहे बच्चा डर जाएगा। रीइंफोर्समेंट अलग चीज़ है, मोटिवेट। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है, एक तरीके से बच्चे को मोटिवेट करना, है ना, वो क्या है, एक इन्फोर्समेंट है। लेकिन पनिशमेंट क्या है, बच्चे को पनिश करना, डराना एक तरीके से। तो डराना, जब बच्चा डरेगा तो उसकी अनुक्रिया जो है वो क्या बन जाएगी, कमज़ोर बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक क्रिया की आवृत्ति किसी दूसरी क्रिया या कार्य से अधिक है तब पहली क्रिया का उपयोग दूसरी क्रिया, कार्य या जिसकी आवृत्ति कम है के लिए पुनर्बलन के रूप में किया जा सकता है। यह सिद्धांत है, मतलब कि इफ़ वन एक्टिविटी अकर्स मोर ऑफन देन अनदर, कि एक एक्टिविटी दूसरी से क्या है, ज़्यादा बार हो रही है, लेकिन इट कैन बी यूज्ड टू रीइंफोर्स द एक्टिविटी। लेकिन जो ये एक्टिविटी हो रही है ना, ये रीइंफोर्स को क्या करती है, बढ़ावा देती है। डेट अकर्स लेस ऑफन, वो उसको कम कर देती है, उस आवृत्ति को कम कर देती है। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रीमेक प्रिंसिपल। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रीमेक प्रिंसिपल जो है इसको कहा जाता है। ना इसको हम थॉर्नडाइक कहते हैं, ना स्किनर कहते हैं, ना पावलोव। इसको हम क्या कहते हैं, प्रीमेक का सिद्धांत जो है इसको कहा जाता है कि जब एक क्रिया की आवृत्ति किसी दूसरे कार्य से अधिक होती है और पहली क्रिया का उपयोग क्या कर देता है, दूसरी की कम कर देता है। और ये किस लिए यूज़ किया जाता है, इन रीइंफोर्समेंट के लिए जो है ये यूज़ किया जाता है। निम्नांकित में से कौन सा स्थिर अंतराल पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड इंटरवल स्केड्यूल ऑफ द रीइंफोर्समेंट, कि कौन सा जो है एक स्थिर अंतराल पुनर्बलन का जो है वो उदाहरण नहीं है, ये हमें बताना है। गेटिंग सैलरी एवरी मंथ, ये क्या है, एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद हो रही है ना, एक फिक्स्ड इंटरवल है कि हमें जो है सैलरी जो कब मिलेगी, 1 महीने के बाद मिलेगी। 1 महीने में सैलरी मिल गई, फिर अगले महीने मिलेगी, फिर उससे अगले महीने, एक इंटरवल आ गया ना फिक्स्ड, कि मंथ का जो है इंटरवल आ गया। डायलिंग अ बिजी नंबर, एक बिजी नंबर को डायल करना। हैविंग अ पीरियोडिक डेंटल चेकअप, कि पीरियोडिक डेंटल चेकअप जो है पीरियोडिक, वो भी क्या है कि आप क्या कर रहे हो, एक अवधि के बाद आप जा रहे हो, मतलब कि उसमें भी क्या है, एक टाइम पीरियड है।
कि आप हफ्ते में गए, 2 हफ्ते में गए, मतलब जैसे आप 1 वीक के बाद गए, फिर से 1 वीक के बाद गए, फिर से 1 वीक के बाद। गेटिंग इंक्रीमेंट इन एवरी ईयर, देखो आपको सैलरी में इंक्रीमेंट मिल रहा है, आपको पहले सैलरी में इंक्रीमेंट मिला जुलाई में, नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब मिला, अगले साल जुलाई में, नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब मिला, अगले साल फिर से जुलाई में। तो ये क्या हो रहा है, एक टाइम पीरियड, फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाहर हो रहा है। लेकिन डायलिंग है बिजी नंबर, इसमें कोई भी फिक्स्ड इंटरवल नहीं है। आपने 1 मिनट में मिलाया, फिर 2 मिनट बाद मिला रहे हो, फिर आप 5 मिनट बाद मिला रहे हो, फिर 6 मिनट, इसमें कोई फिक्स्ड इंटरवल नहीं है, ठीक है, फिक्स टाइम जो है यहाँ पर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की विशेषता नहीं है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, बच्चों को सोशली इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बच्चों को करने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। और जिस बच्चे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम होता है वो क्या करता है, उसका बिहेवियर रिपीटेटिव होता है, मतलब कि वो एक ही बिहेवियर को बार बार रिपीट करता है। लेकिन इस ऐसे बच्चे में जो है वो देखने या सुनने की कोई समस्या जो है वो नहीं होती है। तो ये इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किम ने अपना मोबाइल नंबर बदलकर नया नंबर लिया। जब किसी ने उसका नया नंबर पूछा तब वह उसके सिर्फ 3 अंक ही याद कर पाई। इसका कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। कि एक लड़की है किम, उसने क्या किया, अपना मोबाइल नंबर चेंज किया। जब उसने नया नंबर लिया तो उसके जो है वो सिर्फ 3 ही, जो लास्ट के या पहले कोई भी 3 नंबर जो है वो याद कर पाई। तो इसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न डिके है, या प्रोटेक्टिव इंटरफेरेंस है, या सप्रेशन है, या रिग्रेशन है। देखो तो इसका रीज़न क्या है, वो है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। क्या है, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब कि पूर्व करिए व्यवधान, कि उसको क्या है, अपना पहले वाला नंबर जो है वो याद है, वो उसमें क्या कर रहा है, व्यवधान डाल रहा है, बीच में बाधा डाल रहा है, इस वजह से। निम्नांकित में से कौन सा कथन वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है, ठीक है। पहले तो हम यही देख लेते हैं कि कौन सा सही है। जब हमें ये पता चल जाएगा तो हम अपने आप लगा लेंगे कि कौन सा जो है सही नहीं है। बच्चे जो कार्य स्वयं बिना सहायता के पूरा कर सकते हैं, उन्हें करते हुए वो बहुत कम सीखते हैं, ठीक है। चलो, निकृष्ट विकास का क्षेत्र इस सिद्धांत का एक भाग है। यह बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा के महत्व की उपेक्षा करता है। यह संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति की भूमिका पर बल देता है कि चिल्ड्रन लर्न वेरी लिटिल फ्रॉम परफॉर्मिंग टास्क दे कैन ऑलरेडी डू इंडिपेंडेंटली। कि जो बच्चे जो कार्य स्वयं या बिना किसी सहायता के पूरा कर सकते हैं, उन्हें करते हुए वे बहुत कम सीखते हैं। ये बात जो है बिल्कुल ठीक है। और ये बात तो सबको ही पता है कि जो वाइगोत्स्की थे, उन्होंने जो है ZPD का जो है कंसेप्ट दिया था, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इट इग्नोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये बात जो है बिल्कुल गलत है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी बच्चे जो है भाषा को सीखते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है तो जो लैंग्वेज है उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये बात जो है यहाँ पर गलत है, ठीक है। इट एम्फेसाइज रोल ऑफ सोशो कल्चर एनवायरनमेंट इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। की संज्ञानात्मक विकास में जो है वो समाज और संस्कृति की भूमिका पर भी बल दिया जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात जो है बिल्कुल गलत है कि इट इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कि बच्चा जो है संज्ञानात्मक विकास अगर बच्चे का हो रहा है तो भाषा भी जो है बच्चा सीख रहा है। ऐसा नहीं है कि वो भाषा नहीं सीख रहा है ना। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर गलत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र का एक उप क्षेत्र नहीं है। मतलब कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में कौन सा जो है यहाँ पर नहीं है, ये हमें बताना है, ठीक है। देखो, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस या रिस्पॉन्डिंग। एप्लीकेशन भी है, एनालिसिस भी है, सिंथेसिस भी है, लेकिन रिस्पॉन्डिंग यहाँ पर नहीं है, ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन की बात हो रही है। कॉग्निटिव डोमेन में क्या क्या होता है, एप्लीकेशन भी होता है, एनालिसिस भी होता है, सिंथेसिस भी होता है, लेकिन रिस्पॉन्डिंग जो है वो कॉग्निटिव डोमेन में नहीं होता है। मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के द्वारा निम्नांकित में से कौन सा कार्य नियंत्रित नहीं होता। हमें ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्रोल्ड बाय प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन। जो ब्रेन का जो प्री फ्रंटल जो कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, उससे क्या नहीं होता है, ये चीज़ हमें बतानी है। बॉडी मूवमेंट, थिंकिंग,
प्रॉब्लम सॉल्विंग, विजन एंड हियरिंग। देखो जब हमारा ब्रेन का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जब ये कंट्रोल में नहीं होता है तो बच्चे को जो प्रॉब्लम आती है वो आती है विजन एंड हियरिंग की जो है बच्चे को प्रॉब्लम आती है, ये इसका कंट्रोल में नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किशोर बालकों के दिवास्वप्न के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द डे ड्रीमिंग। जो एडोलसेंस होते हैं वो क्या करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं ना, तो इसमें जो है वो कौन सा सही नहीं है, ये हमें बताना है। यह करियर खेल का एक प्रकार है, बिल्कुल ठीक है। दिवास्वप्न के दौरान किशोर जो भूमिका स्वीकार करते हैं वह नायक का होता है, कि जो एडोलसेंस है वो जो रोल प्ले कर रहे हैं वो किसका होता है, हीरोइक का, मतलब कि उसके जो हीरो वर्शिप होते हैं ना, जो एडोलसेंस जो क्या होते हैं, ये माना जाता है ना कि वो अपने हीरो की पूजा करते हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। इट इन्वॉल्व्स मोर फिजिकल एक्टिविटी देन मेंटल, कि ये बात जो है बिल्कुल गलत है, कि फिजिकल एक्टिविटी को तो छोड़ देते हैं लेकिन मेंटल को जो है, मतलब मेंटल को छोड़ देते हैं, फिजिकल को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दोनों का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, डे ड्रीमिंग किससे हो रही है, मेंटल से होते हैं, वो तो हमारी वैसे भी डेड स्वप्न देखना, ठीक है, काल्पनिक दृश्य करना, वो किससे होते हैं, हमारी माइंड से होती है ना, तो ये चीज़ जो है बिल्कुल गलत है। इट इन्वॉल्व्स मोर मेंटल एक्टिविटी देन फिजिकल, ये बात जो है बिल्कुल ठीक है। अब डे ड्रीमिंग किससे हो रही है, दिमाग से हो रही है, तो मेंटल का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, माइंड का ज़्यादा यूज़ हुआ, ना कि फिजिकल एक्टिविटीज़ का ज़्यादा यूज़ हुआ। तो कौन सा ऑप्शन हमारा जो है राइट आ जाएगा, यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट आ जाएगा। करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। एक किशोर यह महसूस करता है कि अब तक उसके जैसा गहरा प्यार किसी ने नहीं किया है, यह द्योतक है, कि एक टीनेजर ये फील करता है कि उसके जैसा प्यार जो है डीपली लव किसी ने नहीं किया, तो वो उसकी कौन सी सोच को जो है वो दर्शा रहा है, उसके इमेजिनरी को, उसके पर्सनल को, उसके सेल्फ आइडेंटिटी को, या उसके आइडेंटिटी क्राइसिस को। देखो आइडेंटिटी क्राइसिस कब होता है, जब वो कंफ्यूज होता है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, एक तरीके से खुद की पहचान के बारे में, मुझे फ्यूचर में क्या करना चाहिए, इस तरीके का जो संकट होता है। सेल्फ आइडेंटिटी, अपनी खुद की पहचान बनाना। इमेजिनरी ऑडियंस, यहाँ पर कोई वो इमेजिनरी ऑडियंस तो नहीं कर रहा है कि कोई मुझे देख रहा है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसा, यहाँ पर क्या है, वो ऐसे सोच रहा है कि कोई मुझसे ज़्यादा, वो पर्सनली उस चीज़ को सोच रहा है कि मेरे से ज़्यादा कोई उस चीज़ को नहीं कर सकता, तो वो क्या हो जाएगा, उसका पर्सनल फेबल जो है वो इसका माना जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या आ जाएगा हमारा, सेकेंड ऑप्शन, पर्सनल फेबल जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाक्यांश एक हाथ में 6 एवं दूसरे हाथ में आधा दर्जन निम्नलिखित में से किस प्रकार के द्वंद्व की सर्वोत्तम व्याख्या है, कि द फ्रेज 6 ऑन वन हैंड एंड हाफ अ डजन ऑन अदर बेस्ट डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट। ये कैसा कन्फ्लिक्ट है ये हमें बताना है। अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट, कि एक ऐसी अप्रोच जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइडेंस या अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट, अप्रोच या अप्रोच कन्फ्लिक्ट, या डबल अप्रोच या अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट, तो इसको हम बोलते हैं कि अप्रोच और अप्रोच कन्फ्लिक्ट जो है हम इसको कहते हैं। देखो एक हाथ में क्या है, 6, मान लो सपोज करो 6 बनानाज है, हैंड में 6 बनानाज है, दूसरे हैंड में कि हाफ डजन, तो है तो 6 ना दोनों में, तो वो क्या कर रहा है, उसको अप्रोच कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, ब्रॉनफ्रेंड-ब्रेनर के पारिस्थितिकीय तंत्र के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बालक के बृहत क्षेत्र में समाहित नहीं है, ये हमें बताना है, कि अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी ऑफ ब्रॉनफ्रेंड-ब्रेनर। देखो अगर पेपर में आ जाए कि ब्रॉनफ्रेंड-ब्रेनर ने कौन सा सिस्टम दिया था, तो ये आपको पता होना चाहिए, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी जो है उन्होंने दी थी। और हमें यह बताना है कि कौन सा जो है वो मैक्रो सिस्टम ऑफ चाइल्ड नहीं है, कि मैक्रो जो हमारे क्या होता है, मिजो सिस्टम, माइक्रो सिस्टम, मिजो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, क्रोमो सिस्टम, ये होते हैं ना एक्सो सिस्टम, ये किसने दिए थे, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी में ये सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें से ये पूछा कि मैक्रो में जो है वो कौन सा नहीं है, तो मैक्रो में क्या आता है, वैल्यूज़ आते हैं, हमारे लॉज, हमारे कस्टम्स आते हैं, लेकिन जो स्कूल है वो उसका किस में आता है, माइक्रो में आता है ना, वो छोटे लेवल पे हो जाता है उसका। पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। पुरस्कार मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, रिवॉर्ड दे रहे हैं, ये कौन सा कथन जो है यहाँ पर सही नहीं है, ये हमें बताना है। इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्राइब, कि जो पुरस्कार है वो क्या है, एक ब्राइब है, ठीक है, एक रिश्वत है। इट इंक्रीज द डिज़ायरेबल बिहेवियर, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जब हम क्या करते हैं, किसी को रिवॉर्ड देते हैं तो वो मोटिवेट होता है, उसका डिज़ायरेबल बिहेवियर बढ़ेगा। इट इज़ अ प्लेजेंट स्टिमुलस, की खुशी भी देता है, एक रुचिकर उद्दीपक भी है। ठीक है, इट इज़ गिवन टू स्ट्रेंथन द रिस्पॉन्स, कि जब हम किसी को रिवॉर्ड दे रहे हैं तो उसका जो अनुक्रिया है, उसका जो रिस्पॉन्स है वो भी उसका बढ़ेगा।
ठीक है। लेकिन जो रिवॉर्ड है वो किसी भी तरीके की ब्राइब नहीं होती है कि हम किसी को कोई घूस दे रहे हैं, ये तो सिर्फ क्या है, मोटिवेट करने का एक तरीका है बच्चे को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता का निवेश सिद्धांत दिया गया है। द इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी, जो इन्वेस्टमेंट थ्योरी है क्रिएटिविटी की, ये किसने दी थी? ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। तो ये किसने दी थी? ये दी थी स्टर्नबर्ग एंड लुबर्ट द्वारा जो है ये दी गई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के इस चरण में बच्चे जो हैं अपनी आँख, कान, हाथ और अन्य संवेदी अंगों के द्वारा चिंतन करते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के सर्वोत्तम व्याख्या है? देखो, आँख, कान, नाक, आँख, कान, हाथ और अन्य संवेदी मतलब कि सेंसेस, जहाँ पर सेंस ऑर्गन्स की बात आ जाए तो वो क्या हो जाती है, हमारी सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो हो जाती है। इसमें तो ज़्यादा सोचने वाली बात है ही नहीं। तो सेंसेस का यूज़ बच्चा कहाँ करता है? सेंसरी मोटर स्टेज में। जब बच्चा छोटा होता है तो अपनी सेंसेस से ही सीखता है ना। तो सेंसरी मोटर स्टेज आ जाएगी। निम्नांकित में से किन्हें बाल अध्ययन का संस्थापक माना जाता है? कि जो है चाइल्ड स्टडी मूवमेंट का फाउंडर जो है वो किसको माना जाता है, ये हमें बताना है। अल्फ्रेड बिनेट को। ये तो इंटेलिजेंस थ्योरी थे, ठीक है। थियोडोर साइमन या जी स्टैनले हॉल या B.F. स्किनर। तो जो चाइल्ड स्टडी मूवमेंट थी उसके बारे में किसने स्टडी की थी? वो की थी जी स्टैनले हॉल ने जो है इसके बारे में स्टडी की थी। निम्नांकित में से कौन सा किशोरावस्था के अपरिपक्व चिंतन का उदाहरण नहीं है? जैसे कि एल्किंड द्वारा बताया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ इमेच्योरिटी ऑफ थिंकिंग ड्यूरिंग एडोलसेंस एज प्रपोज्ड बाय एल्काइंड। एल्काइंड ने जो है वो कौन सी वो नहीं दी है, मतलब कि इमेच्योरिटी थिंकिंग जो है वो कौन सी नहीं दी है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो कौन सी नहीं दी है? आइडियलिज्म जो है वो उन्होंने दी थी, वाद विवाद की प्रवृत्ति भी उन्होंने दी थी, ठीक है। सुनिश्चितता या आग्रहता या विशिष्टता की प्रवृत्ति, तो जो ये असर्टिवनेस है ये उन्होंने नहीं दी थी, ये हमें बताना था यहाँ पर। निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण व्यू रचना लोकतांत्रिक नहीं है? ठीक है। डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजी जो है कौन सी नहीं है, ये हमें बताता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो बच्चे खुद करके सीखते हैं, तो ये डेमोक्रेटिक हो गई, है ना। प्रोजेक्ट में भी बच्चे खुद करके सीखते हैं, ये भी डेमोक्रेटिक होगी। डिस्कवरी में भी बच्चे जो है वो डेमोक्रेटिकली सीखते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है बच्चे खुद करके सीखते हैं। लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है, ये टीचिंग स्ट्रैटेजी जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है ना। तो इसमें क्या है, डेमोन्स्ट्रेट में क्या करता है, प्रदर्शन जो है वो किया जाता है। थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का कौन सा नियम पुनर्बलन की संकल्पना के समतुल्य है? कि जो थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी वो रीइंफोर्समेंट के कौन से कंसेप्ट के सिमिलर है, ये हमें बताना है। लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ डिसयूज, लॉ ऑफ इफेक्ट या लॉ ऑफ रेडिनेस। तो जो हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट है उसमें क्या होता है, किसी चीज़ को बार बार करके सीखना, है ना। यही होता है ना कि लॉ ऑफ इफेक्ट में प्रैक्टिस करना। तो इसमें क्या आ जाएगा, लॉ ऑफ इफेक्ट जो है किसी चीज़ को बार बार करके सीखना। मॉडलिंग एक प्रभावी शिक्षण युक्ति है, ये जो है किसके लिए है, ठीक है। चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, एसिड अटैक विक्टिम्स या चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो देखो, मॉडलिंग किसके लिए होती है? चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिन बच्चों को क्या है बौद्धिक क्षमता है, उन बच्चों के लिए जब हम बच्चों के सामने मॉडलिंग करेंगे, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, बच्चे उस चीज़ को जल्दी सीखेंगे, इफेक्टिव वे से जो है वो सीखेंगे। उच्च बुद्धि का निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक सर्वोत्तम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट इंडिकेटर ऑफ हाई इंटेलिजेंस? हाई इंटेलिजेंस का जो है कौन सा इंडिकेटर यहाँ पर सही है, ये हमें बताना है। स्कोरिंग 103 ऑन एन IQ टेस्ट, ठीक है। रिसाइटिंग पोएम फ्रॉम मेमोरी, अर्निंग हाई ग्रेड्स, नॉट मेकिंग द सेम मिस्टेक आफ्टर रिसीविंग फीडबैक। कि जो है बच्चे को जब फीडबैक मिल गया तो अपनी गलती पे जब बच्चे को फीडबैक मिल गया तो उस मिस्टेक को वो बार बार क्या करता है, रिपीट नहीं करता है। ये जो है हमारा हाई इंटेलिजेंस का बेस्ट इंडिकेटर माना जाता है। एक बच्चा क्रोधित होकर अपने सहपाठी को ठीक उसी प्रकार मारता है जैसा उसे उसके घर में उसे सजा दी जाती है। यह उदाहरण किसका है? मतलब एक बच्चे को जो है अपने सहपाठी को मारा, एक बच्चे ने अपने मतलब कि फ्रेंड को मारा, उसने उसको उसी प्रकार से मारा जैसे उसको घर में पीटा जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है कि हमें बताना है? ऑपरेंट कंडीशनिंग का।
क्लासिकल कंडीशनिंग का, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का या इंसाइटफुल लर्निंग का। तो वो किसका उदाहरण है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का। बच्चे ने जैसा सीखा, जैसा देखा, बच्चे ऑब्जर्व करके सीखते हैं ना, तो बच्चे ने जैसा देखा, जैसा सीखा, उसने वही तो किया कि उसके घर में जैसे उसको पीटा जाता था, उसने वो चीज़ सीखी, उसको देखा था, उसको सीखा, तो उसने वही चीज़ रिपीट की। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आ जाएगी। क्वेश्चन हमारा स्टार्ट भी यहीं से हुआ था, एंड भी जो है वो यहीं से ही हुआ है ना। तो चलो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। थैंक यू सो मच।